हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं वाईफाई साइंस स्टडी। मैंने चैनल जो बनाया हुआ है ये आपके साइंस के सिलेबस को लेके है, 9th और 10th के स्पेशली। तो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसमें आपको कुछ लगता है कि कहीं पे कुछ समस्या है तो आप उसको कमेंट करके बताएं, मैं उसको ठीक करूँगा। और आप लोग जुड़े रहें मेरे से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर आपका बायोलॉजी का ले रहा हूँ, लाइफ प्रोसेस। इससे पहले मैं केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का पूरा चैप्टर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप उसके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। तो फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो है ना, वो कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो उन्हीं हम प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो है कॉमन होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस जो है वो कॉमन है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स उनको परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, movement and reproduction. These are the life process which performed by all living organisms. तो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म्स उनको परफॉर्म करते हैं। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। आपके इस चैप्टर में मेनली जो है 4 लाइफ प्रोसेस की बात की गई है लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन, उसके बाद सेकंड है रेस्पिरेशन, और थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ है एक्सक्रीशन। तो इन चारों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, उसकी बॉडी सेल्स उसको यूटिलाइज करती है, तो दिस इज़ नॉन एज न्यूट्रिशन, है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है उससे हमको क्या मिलता है? उससे जो है बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं दैट आवर बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। तो ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं? फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उसको वो यूज़ करते हैं, है ना। बहुत सारे लाइफ प्रोसेस में उनका यूज़ किया जाता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए उनका यूज़ किया जाता है। तो जो होल प्रोसेस है इट इज़ नॉन एज न्यूट्रिशन। इस जो पूरा प्रोसेस है जिसमें फूड को इनटेक करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, तो जो पूरा प्रोसेस जो होता है इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि मैंने बताया, मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को न्यूट्रिशन देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना। ये जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि इनकी ज़्यादा जो है क्वांटिटी ज़रूरत होती है। और गॉट मिनरल्स एंड विटामिन्स, है ना, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इनका कम अमाउंट जो है रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मेनली जो है 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, हमने पिछली क्लासों में ही पढ़ा है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहला जो है ना, फर्स्ट लेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो इसको हम देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा एक प्रोसेस होता है, या इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है उसको खुद प्रिपेयर करते हैं। तो उस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं या ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, है ना, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इज़ फुलफिल्ड बाई द प्रोसेस बाई विच ऑटोट्रॉप्स इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. तो मोस्ट ऑफ द जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो जितने भी मतलब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ किया जाता है ना। रॉ मटेरियल में जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। और इस प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है और सनलाइट का होना ज़रूरी है ना। तो इसको हम इस प्रोसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
तो जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस में जो है सनलाइट की एनर्जी यूटिलाइज होती है और वो एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है फॉर्म हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म होता है ना। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इस प्रोसेस में जो है सोलर एनर्जी यूटिलाइज होती है और उससे हमारा फूड फॉर्म होता है। मतलब सोलर जो एनर्जी है, सनलाइट की जो एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में फूड में स्टोर हो जाती है और वही एनर्जी जो है हमारी बॉडी में हमको मिलती है और उसी एनर्जी से हम जो है सारे हमारे लाइफ प्रोसेस है वो परफॉर्म होते हैं। तो जैसा कि जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स में होता है। मतलब प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पे जो सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोप्लास्ट या जो क्लोरोफिल होता है तो वो जो है इट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का होना जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ओके, ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। तो होता क्या है, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पे क्या होता है कि मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है उनकी सेल्स में। जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट्स का, उनकी जो सेल्स होती है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ओके, और जो पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इससे इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूटिलाइज होते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, सनलाइट का होना ज़रूरी है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल जो है ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपस रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ओके, तो ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होती है। तो दिस इज़ नॉन एज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। तो ये जो है हमारी फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है, इसके नीचे आपको क्लोरोफिल और लिखना है। ओके, अब देखिए रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, सनलाइट है ना, सोलर जो सन से आती है और सन जो है अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी जो है वो सन से ही मिल रही है ना, क्योंकि प्लांट्स जो है उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, मतलब फूड की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं और वही एनर्जी से जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो उनकी बॉडी तक आती है और उसी से जो सारे फंक्शंस हैं वो होते हैं। तो सन जो है इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्या काम करता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स पे कैसे जाती है, स्टोमेटा के थ्रू है ना। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है ना एयर से कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स तक जाती है और फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है थ्रू द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है वो प्लांट्स पे क्या गैसियस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ओके, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स है ना। रूट्स जो होती है प्लांट्स की वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस तरीके से वाटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट्स के सेल्स तक पहुंचते हैं। तो ये जो चार जो सब्सटेंसेज हैं, दीज आर द रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ना। ये चार चीज़ें जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने बताया फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है। जैसे बाकी जो सेल ऑर्गेनल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो उस तरीके का एक सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। अभी हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे इसका क्लोरोप्लास्ट का। जैसे कि यहाँ पे जो है लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना। तो लीफ में क्या होती है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और बीच में जो है ना सेल्स होती है जिनको मीसोफिल सेल्स कहा जाता है। ठीक है, जो अपर एपिडर्मिस के नियर अबाउट पहली साइड मीसोफिल सेल्स होती हैं और उसके नीचे जो है स्पंजी मीसोफिल होती है। ठीक है, जिसमें बीच बीच में एयर स्पेसेस होते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो है लोअर एपिडर्मिस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है और जो है बाउंडेड होते हैं बाय द गार्ड सेल है ना। गार्ड सेल से जो है वो बाउंडेड होते हैं। ठीक है, गार्डेड होते हैं। तो इस तरीके का लीफ का स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इसमें क्या होता है कि लीफ की जो सेल्स हैं
इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे आपको डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिखाए गए क्लोरोप्लास्ट है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, एक सेल में कई क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, और वो जो है उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करके वहाँ पे फूड का फॉर्मेशन किया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ओके, तो ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है वो एयर स्पेसेस में आ जाती है और वो फिर स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इन्हीं स्टोमेटा से जो है सेल्स तक पहुँचती है। तो इस तरीके से स्टोमेटा जो है हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, है ना, गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओके, तो इतनी बात हो गई। अब हम देखते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन इवेंट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, उससे पहले हम क्लोरोप्लास्ट का एक बार स्ट्रक्चर जो है ना उसको देख लेते हैं। तो उसको आप देख लीजिए, है ना, स्ट्रक्चर को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑरिजिनल है ना, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद अंदर जो होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल होती है, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर कई राइबोसोम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन होता है ना, लिपिड ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो ये सब जो है स्ट्रोमा, है ना। और स्ट्रोमा के अंदर इस तरीके से फ्लैटेड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, इस तरीके से फ्लैटेड स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर नॉन एज थाइलेकाइड, इनको थाइलेकाइड कहते हैं। और थाइलेकाइड जो है ना, ये स्टाक बनाते हैं। स्टॉक्स ऑफ थाइलेकाइड्स इज नॉन एज ग्रेनम, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, है ना, ये ग्रेनम है। और एक जो ग्रेनम होता है वो दूसरे ग्रेनम से जुड़ा हुआ होता है, किसके थ्रू, स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड थ्रू बाय द स्ट्रोमा लेमेली। ओके, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। और ये थाइलेकाइड जो होते हैं ना, इनकी जो इनर वॉल होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी में जो है ना पूरा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के मेन जो इवेंट्स हैं या मेन क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। पहले तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ग्रेनम जो है ना उसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उस लाइट एनर्जी से क्या होता है कि वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है ना क्या करती है, स्प्लिट कर देती है। तो लाइट एनर्जी से एक तो लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और केमिकल एनर्जी मीन्स लाइट एनर्जी का यूज़ करके क्लोरोफिल्स जो है ना वो एटीपी और अदर जो है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है स्प्लिट होते हैं, है ना, डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ओके, और जो ऑक्सीजन है ना वो जो है रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दूसरा जो है स्टेप क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो स्प्लिट हुए हैं इनसे जो हाइड्रोजन निकलती है, वही हाइड्रोजन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ओके, तो दीज आर द टू मेन इवेंट्स, ठीक है, ये मेनली दो मेन इवेंट्स होते हैं। अब इनको अगर डिटेल में समझें तो क्या होता है कि सनलाइट की जो एनर्जी होती है उससे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसीलिए जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देते हैं। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होने से जो हाइड्रोजन निकलती है वो क्या करती है, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड होकर उसको रिड्यूस कर देती है, और उससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। और इसके वाटर मॉलिक्यूल से जो ऑक्सीजन निकलती है तो इट जो है रिलीज़ इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना, वो रिलीज़ हो जाती है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो फिर धीरे मतलब क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना, प्लांट्स के जो स्टोरेज पार्ट्स होते हैं या लीव्स में। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने बताया जी, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, है ना, ये लाइट रिएक्शन बोला जाता है इस पूरे प्रोसेस को। मतलब इसके लिए क्या लाइट का होना ज़रूरी है। तो लाइट रिएक्शंस में ये सारी चीज़ें होती हैं कि क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको, और वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ओके, तो दिस होल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन, ठीक है। ये पूरा जो है पूरा लाइट रिएक्शन में आता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो लाइट रिएक्शन में नहीं आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस होती है वो जो है हाइड्रोजन के द्वारा, तो वो जो है डार्क रिएक्शन में आता है ना। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस इनटू द कार्बोहाइड्रेट, इट इन्वॉल्व इन डार्क रिएक्शन, ठीक है। वो डार्क रिएक्शन में आता है, उसके लिए सनलाइट का होना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम आगे डायग्राम से समझ लेंगे। तो लाइट एनर्जी जो है ना, लाइट जो रिएक्शंस होती हैं,
जो फोटोसिंथेसिस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लाइट और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है उसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है, और लाइट रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस इन द ग्रेनम, है ना, वो जो है ग्रेनम में परफॉर्म होती है लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस पे क्या होता है, सनलाइट की मदद से जो है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं सोलर एनर्जी को, और उससे जो है ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, NADPH मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन जो है रिलीज़ हो जाती है, और जो हाइड्रोजन निकलती है उससे क्या होता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो NADPH की फॉर्म में एनर्जी भी स्टोर होती है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी उसमें कंबाइंड होता है। उसके बाद क्या होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है ना वो स्ट्रोमा में होती है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है स्ट्रोमा, उसमें डार्क रिएक्शन होती है, और उसमें क्या होता है कि जो NADPH होते हैं वो यूज़ होते हैं, उनसे जो हाइड्रोजन निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करती है और उससे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। और इस डार्क रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी जो है ATP से सप्लाई होती है, और इसीलिए ATP जो है ADP में ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है इसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं, और इट इन्वॉल्व इन डार्क रिएक्शन, ठीक है, ये डार्क रिएक्शन में आता है, और इसके लिए लाइट का होना ज़रूरी नहीं है। ओके, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब स्टोमेटा के बारे में पहले वैसे पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, एक बार और देख लेते हैं। स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स हैं जो कि एपिडर्मिस जो होती है लीव्स की वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, और इनके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, और इसके अदर देन ट्रांसपिरेशन होता है। ओके, ट्रांसपिरेशन मतलब जो वाटर वेपर्स होती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू जो है बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है ना, वाटर जो है कन्वर्ट होता है इनटू वाटर वेपर्स, एंड वाटर वेपर रिलीज थ्रू द स्टोमेटा इनटू द एनवायरनमेंट, है ना, दिस इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। ओके, तो स्टोमेटा के फंक्शन क्या है, दो मेनली फंक्शन है, गैसियस एक्सचेंज करना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इनको जो है, तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसके अलावा जो है तो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओके, तो स्टोमेटा जो है ना क्लोज और ओपन होते हैं, बंद होते रहते हैं, खुलते हैं। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं उनमें दिन के समय स्टोमेटा खुलते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। तो क्लोजिंग और ओपनिंग जो स्टोमेटा की है वो किस पे डिपेंड करती है, गार्ड सेल, क्योंकि जो स्टोमेटा जो पोर होते हैं वो जो है मतलब गार्डेड होते हैं बाय द गार्ड सेल। तो इनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटल पोर्स की वो कंट्रोल होती है किस पे, गार्ड सेल से कंट्रोल होती है, ठीक है, और इट इज़ डिपेंड ऑन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। डायग्राम देखिए स्टोमेटा का कुछ ऐसा होता है। तो स्टोमेटा में क्या होता है कि जो ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल की आउटर मेम्ब्रेन जो है थिन होती है, इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, थिक होती है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जब स्टोमेटा में सफिशिएंट वाटर होता है तो ये जो है एकदम टर्जिट होती है, गार्ड सेल तनी हुई होती है, तो इसलिए स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब गार्ड सेल्स जो है लूज़ करती हैं वाटर, तो क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स जो है ना फ्लेज्ड हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और इसलिए स्टोमेटा बंद हो जाती है। ओके, तो गार्ड सेल्स जो है स्टोमेटा, जब गार्ड सेल्स जो है लूज़ करती है वाटर, फ्लेज्ड हो जाती हैं, तो स्टोमेटा जो है बंद हो जाता है। ओके, तो ऐसा देखने को मिलता है इस पर, तो इसको देख लेते हैं, वही है। तो व्हेन गार्ड सेल अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स दे स्वेल टू बिकम टर्जिड बॉडी विच enlarge the pores in between stomatal opening, और when water is released they become fleshed shrinking to close the pore. ओके, अब इम्पॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंस। अगर फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, सोलर एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग बींग्स के लिए। ओके, और ग्रीन प्लांट्स जो है वो मतलब प्रोड्यूसर इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड या केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो डिपेंड है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। तो इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है वो हेल्प करता है जो मेंटेनिंग द बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको भी मेंटेन करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वो जो लेवल है मेंटेन होता है, तो इसलिए भी फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए। इट्स क्लियर। तो इतना आपका कंप्लीट हो गया है, प्लांट से रिलेटेड न्यूट्रिशन है, और इसके आगे जो है ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई प्रॉब्लम है उसको कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।